लास्ट पॉइंट क्या हुआ था? हाँ, वो कंप्लीट हो गया था। राउल्ट्स लॉ ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आरएलवीपी हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे। तो लास्ट पॉइंट था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या हुआ? एक एक करते चलो, दोनों करोगे कंफ्यूज कर जाओगे, किसी का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। वो कभी कभी जो है संडे संडे को कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट नहीं ना छूटा है, बाउंडिंग कंप्लीट तो नहीं छूटा है ना? हाँ तो कंप्लीट छूटा तो वो लंबा चैप्टर है, 15-16 क्लास लगेगा। उसको बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लो, देखते हैं सर तब तक। ये छोटा चैप्टर है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये टुमारो नेक्स्ट यानी परसों में ये ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या हुआ? जाने तो जिसको भी पढ़ना है। चलो देखो यहाँ पे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं जाना। आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फाइनली हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये डिस्कस कर चुके थे। और आया था इसका डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन बाई कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। और ये आया था किस फर्स्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस कंडीशन पे, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, तो उस केस में भी हम लोग डिस्कस किए थे फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए डेल्टा पी अपन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। ठीक है, और यहाँ से हम लोग मलिकुलर वेट या वेट वगैरह अगर सॉल्यूट का पूछ रहा है या सॉल्वेंट का, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, मोल वेट बाई मलिकुलर वेट। तो हम लोग रिलेशन निकाले थे W1 बाई W2 इंटू M2 बाई M1। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब एक पॉइंट हम यहीं से ले रहे हैं, यहां से देखो, इस इक्वेशन से ले रहे हैं, डेल्टा पी बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। अब पी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मीनिंग कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एक रिलेशन आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगा, इसका मीनिंग कि एक यहां से और रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 बाई x2। यानी दो डिफरेंट सोल्यूशन के लिए ये रिलेशन आएगा। दोनों डिफरेंट सोल्यूशन में मोल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का रेशियो x1 अपन x2 इक्वल्स टू डेल्टा P1 डेल्टा P2। चलो तो ये नोट कर लो, एक रिलेशन ये आ जाएगा। ये हम लोग यहां से नोट कर लो। चलो फटाफट नोट करो, अगला पॉइंट हम लोग लिखे, नोट पॉइंट में लिख लेना।
हो गया? तो एक नोट पॉइंट में लिखना, लिखो एवरी लिक्विड हैज कांस्टेंट वेपर प्रेशर, every liquid has constant vapor pressure, constant vapor pressure at constant temperature, constant vapor pressure at constant temperature, at constant temperature, यानी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, और वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेना, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, vapor pressure of a liquid do not depend upon the amount of liquid or size of container, do not depend upon the amount of liquid or size of container। ठीक है, यानी लिक्विड को किस तरह के कंटेनर में रखा जा रहा है, उसका कितना साइज है, छोटा है या बड़ा है, उससे कोई लेना देना है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, 1 लीटर हो या 5 लीटर हो, मैं 1 लीटर वाटर ले लिया एक कंटेनर में या दूसरे में 5 लीटर ले लिया, वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं करेगा। आज समझ में, यानी कंटेनर के साइज से इंडिपेंडेंट होगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा, और अमाउंट से भी कोई लेना देना नहीं है, लिक्विड अगर सेम है तो और टेम्परेचर सेम है तो। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट नोट करो, और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में हम लोग ईबीपी भी बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे, वो टर्म है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, बताओ तो, सबको पता होगा, डेली लाइफ में भी यूज करने को मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो तो हर एक लिक्विड बॉयल करेगा, जब उसको हीट दिया जाएगा तो बॉयल तो करेगा ही, तो वो क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए जिस पर वो बॉयल करेगा, ये तो सभी लोग जानता है, हीट देंगे तो बॉयल करेगा ही। ठीक है, चलो लिखो इसमें, टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid, temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to its atmospheric pressure, ठीक है, temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to its atmospheric pressure is called boiling point, ठीक है।
यानी जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। आ समझ में? यानी जो भी सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। देखो मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या ले लिया, यहां देखो ग्राफ देखो, मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या ले लिया, वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या ले लिया मैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को ही तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये टेम्परेचर एक्स के लॉन्ग ले लिया, ये जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैं ले लिया, यहाँ कांस्टेंट है इस पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक ग्राफ ड्रॉ किया जो कि कोई सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, सपोज वाटर है। तो देखो तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, प्योर है तो पी नॉट ये होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका वेपर प्रेशर ही होगा ना। वाई एक्सिस पे मैं क्या रखा हूं, वेपर प्रेशर। इस लिक्विड का वेपर प्रेशर ये इनिशियली, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका वेपर प्रेशर कहाँ आ रहा है, ये, और इस प्रेशर पे, इस वेपर प्रेशर पे कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है ना। और इस कंडीशन पे इसका टेम्परेचर मान लिया कि ये टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है, प्योर है तो टी नॉट मान लिया मैं इसको। तो ये टेम्परेचर ही इस लिक्विड का वेपर बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। यानी टी नॉट टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल, एंड दैट इज नोन एज क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस दैट लिक्विड। यानी इस पार्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, नोट कर लो। देखो इस ग्राफ में हम क्या किए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर रहा हूं। देखो यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है, और इससे ऊपर जाते हैं तो वो प्रेशर कुकर का जो खाना बनता है, हम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रेशर कुकर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको मैं एक्स एक्सिस पे इसको टच कराओ, देखो तो यहाँ पे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है इस कंडीशन में, अगर प्योर वाटर लिए हैं तो इस कंडीशन पे जब इसका वेपर प्रेशर रीच करेगा तो वो बॉयल करना स्टार्ट कर लेगा, जो कि इसका वाटर का यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और उससे ये नीचे वाले 80 डिग्री सेल्सियस में मान लिया, और इससे ये 120 इसको कंसिडर कर लिया। तो क्या देख रहे हो, प्योर अगर सॉल्वेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं किए हैं, चेंज कर रहा है, वेरिएबल है, इसका मीनिंग कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। यानी
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा हूं। किस कंडीशन पे? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहा हो। लेकिन ये प्योर सॉल्वेंट के केस में होगा, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या प्योर सॉल्वेंट यहां लिखा हुआ है, प्योर लिक्विड यानी प्योर वाटर, ठीक है। तो प्योर वाटर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे से इंक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। ये 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, ठीक है। और इस कंडीशन पे, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो होगा इस कंडीशन पे 1 atm प्रेशर होगा, ठीक है। लिख लो, एटीएम शॉर्ट में लिखा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो एक यहां से रिलेशन आ रहा है, क्या आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर प्योर सॉल्वेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर का भी इधर, तो लिख लेना फॉर प्योर सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर is directly proportional to boiling point of pure solvent और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। लेकिन प्योर के केस में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बनाकर मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, ओनली फॉर प्योर सॉल्वेंट। हो गया, चलो इसमें देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या कर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। अब ये जो ग्राफ मैं फर्स्ट वाला लिया हूँ ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन, इसको फर्स्ट मैं मान लिया और इसको
सॉल्यूशन सेकंड मान लिया, ठीक है। तो देखो प्योर पहले क्या था, ये जब नहीं था तो इन्हें प्योर, इसका ग्राफ ये जा रहा, और इसका टेम्परेचर कितना है, टी नॉट बी। टी नॉट बी यानी प्योर लिक्विड का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर किया जाता है टी नॉट बी, ठीक है। अब सॉल्यूशन का है तो टी एस बी, यानी फर्स्ट सॉल्यूशन है तो टी एस वन बी, सेकंड के लिए टी एस टू बी मैं मान लिया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है यानी टेम्परेचर। इधर वाई के अलॉन्ग में वेपर प्रेशर लिया हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि प्योर का बॉइलिंग पॉइंट टी वन सॉरी टी नॉट बी है, इम्प्योर यानी सॉल्यूशन बना तो टी वन हो गया मान लिए इसको हम, दूसरे को टी टू मान लिए नहीं टी एस टू बी। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है सॉल्यूशन का, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन इधर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कब, किस कंडीशन पे, सॉल्यूशन फेज में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है। तो जब प्योर सॉल्वेंट था उसमें हम कोई सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूशन बना, डिजोल्व किया तो उसको फर्स्ट सॉल्यूशन में मान लिया, फिर मैं दूसरा सॉल्यूट ऐड किया तो उसको सेकंड सॉल्यूशन में मान लिया, और उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो वेपर प्रेशर जैसे जैसे सॉल्यूशन यानी बन रहा है, यानी कहने का मीनिंग कि सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा ना। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में, कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होता है, हाइयर होता है। तभी तो हम लोग उसमें निकाले थे ना पी नॉट माइनस पी एस, यही तो डेल्टा पी था। तो इसका मीनिंग कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्सली का। यहां से रिलेशन मिल रहा है ना कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। आ रहा है ना। तो एक पॉइंट में लिख लेना, when a solute is dissolved in चलो हो गया, लिखो when a solute is dissolved in a solvent when a solute is dissolved in a solvent then its vapor pressure decreases and vapor pressure decreases and boiling point increases. And boiling point increases, ठीक है। यानी सॉल्वेंट में हम जब सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग अब ये मैं सॉल्यूशन ले लिया और ये प्योर सॉल्वेंट है यानी प्योर वाटर में ले लिया। तो प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर हम लोग कंसीडर किए थे कितना, पी नॉट, और सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर पी एस, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्वेंट से ज्यादा आ रहा है ना। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इधर मैं लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का
TSB, ठीक है, और इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट T0B लिख लो। क्या हो रहा है? चल नहीं रहा। चलो देखो यहां पे हो गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में TSB मान लिया और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट T0B। देखो यहां, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TSB माइनस T0B इज इक्वल्स टू डेल्टा TB, ये आ जाएगा। जब भी निकालेंगे डिफरेंस तो हायर माइनस लोअर, ठीक है। तो ये TSB यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू डेल्टा TB, और ये डेल्टा TB को हम लोग एलिवेशन इन, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो यहाँ पे हम लोग T0B, ये TS1B और ये TS2B माने थे। अब देखो यहाँ का डिफरेंस, प्योर सॉल्वेंट और फर्स्ट सॉल्यूशन का डिफरेंस क्या आएगा? डेल्टा P, ये वेपर प्रेशर है ना, तो क्या आएगा? डेल्टा P आएगा। तो यहाँ पे मैं डेल्टा P1 इसका डिफरेंस, फिर प्योर और सेकंड सॉल्यूशन का डिफरेंस और बढ़ गया, तो ये डिफरेंस इतना आ जाएगा डेल्टा P2, इसको मैं मान लिया। आया समझ? तो ये इधर वेपर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, तो उसी रेशियो में ये भी तो आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट का इधर प्योर का और फर्स्ट सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? डेल्टा TB1 आएगा। फिर प्योर और सेकंड सॉल्यूशन का डिफरेंस ये भी बढ़ रहा है, इसको मैं क्या मान लिया? डेल्टा TB2 आ रहा है। तो जिस रेशियो में डेल्टा P यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, उसी रेशियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कर रहा है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रिलेशन आ गया? डायरेक्टली का। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB, लिख सकते हैं? लिख लो। चलो तो एक पॉइंट में लिखो इसके लिए, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, difference of boiling point of solution and pure solvent difference of boiling point of solution and pure solvent is called elevation in boiling point। हो गया? हाँ, ये यहां से देखकर अपने से भी लिख सकते हो। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट
इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का। चलो हो गया। अगला पॉइंट लिख लेना। अब डेल्टा पी क्या है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से ये डायरेक्टली का रिलेशन है, तो एक रिलेशन और आ जाएगा कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2। ये एक रिलेशन आ गया। यानी दो डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा, तो उनका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग आएगा, तो उसके रेशियो का इक्वल हो जाएगा। तो लिख लें, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और इस 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 atm, ठीक है। 1 atm पे अप्रोच करता है, तो उसको हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं जिस टेम्परेचर पे होता है, तो यानी वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा। इसका मीनिंग 1 atm, अब देखो प्रेशर का जो है यूनिट डिफरेंट है, तो किसी भी यूनिट में देता है क्वेश्चन, इसलिए ये सारे यूनिट्स पे ध्यान देना होगा। तो 1 atm, यहाँ पे 1 atm का मैग्नीट्यूड 760 टॉर होता है, ये यूनिट है प्रेशर का। 1 atm में कितने टॉर, 760 टॉर, 760 टॉर, TOR है, ठीक है। और 760 mm ऑफ Hg भी होता है, मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी प्रेशर का यूनिट है। दूसरा 76 cm ऑफ Hg भी होता है, मरकरी लेवल के टर्म में इसको मेजर किया जाता है, तो ये भी इसका यूनिट है। 760 बार भी होता है, ये भी इसका यूनिट है, ठीक है। 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg, 76 cm ऑफ Hg और 760 बार या पास्कल भी होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन ये जो है टर्म पास्कल वाले जो टर्म है, ये हमारे यानी अपने सब्जेक्ट में यूज रेयर केस में होगा बहुत, यानी कि 100 क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन में यूनिट मिलेगा, नहीं तो अपने सब्जेक्ट में जो ज़्यादा यूजफुल जो यूनिट है, टॉर है, Hg है, cm ऑफ Hg है और बार है, ठीक है। ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री में बहुत कम। हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
राउल्ट्स लॉ यहां भी आएगा, राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी राउल्ट्स लॉ का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कंसेप्ट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी सॉल्यूशन का मोलालिटी बढ़ेगी, मोलारिटी नहीं मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी अगर बढ़ेगी तो उसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कह सकते हैं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग, तो मोलालिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अरे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये कांस्टेंट आता है यहाँ पे केबी, और इनटू मोलालिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोलालिटी क्या होता है सबको पता है, मोल पर केजी सॉल्वेंट, पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू ए इंटू 1000 अपन बी इंटू एम डैश। ठीक है, ये मोलालिटी का फॉर्मूला आया था। ये भी वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 1 kg का मास है, 1000 ग्राम, और एम डैश मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो के बी ये कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। तो के बी एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। ठीक है, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नेम है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका नेम ही पूछ लेता है, जो व्हाट इज द स्पेशल नेम ऑफ केबी, 4 ऑप्शन दे दिया उसमें से, तो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है इसका स्पेशल नेम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट इसका क्या होगा, इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब देखो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर का यूनिट क्या, ऐसा यूनिट केल्विन, और ये इसका यूनिट मुझे पता करना है, ये क्या है, मोल पर केजी सॉल्वेंट होगा ना। तो ये केबी का यूनिट निकालने के लिए डेल्टा टीबी अपन एम आएगा, आएगा ना। तो ये केल्विन, और ये क्या होता है, यानी मोल पर केजी सॉल्वेंट। ठीक है, तो पर केजी, केजी ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, आया समझ में। तो यूनिट ऑफ केबी कितना आ जाएगा, यानी केबी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपन ये हो जाएगा एम, यानी ये केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, या दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो एसआई हो गया, और सीजीएस में क्या हो जाएगा,
केल्विन के जगह पे डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस ग्राम पर मोल, ये सीजीएस हो जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस ग्राम पर मोल या केल्विन केजी पर मोल। तो अब देखो, अब फॉर मोलल सॉल्यूशन, फॉर मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ? जिसकी मोलैलिटी कितनी हो 1। मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 होनी चाहिए। तो अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन इन मोलल सॉल्यूशन मैं ले लूं तो मोलैलिटी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो उस केस में Kb कितना हो जाएगा, डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb। तो एट दिस कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी Kb इज इक्वल्स टू या डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb। इसका मीनिंग कि मोलल सॉल्यूशन के लिए Kb का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ये वैल्यू है, क्या हुआ, मोलैलिटी m इक्वल्स टू 1, तो मोलैलिटी डेल्टा Tb यानी मोलैलिटी 1, तो डेल्टा Tb इक्वल्स टू Kb। ठीक है, तो ये आ जाएगा मोलल सॉल्यूशन के लिए। एक पॉइंट लिख लेना, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, increase in boiling point of, increase in boiling point of molar solution, increase in boiling point of molar solution is called molar elevation constant, molar elevation constant, यानी एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। और मोलल सॉल्यूशन के लिए जितना से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसको हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग एक और भी नेम दे देंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो एक तो सिंपल हम लोग एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं और स्पेशल नेम इसका है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और तीसरा हम लोग मोलल सॉल्यूशन के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। जितना से इंक्रीज करेगा उस इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करने की वजह से जो है यहाँ पे इसका नाम पड़ गया मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी जिसकी मोलैलिटी 1 हो उस कंडीशन पे कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लोग अभी कैलकुलेट करते हैं। value for Kb of वाटर। तो वाटर सॉल्वेंट के लिए Kb का वैल्यू कितना होगा, इसमें 1 मोल कोई सॉल्यूट ऐड किया गया जिसमें इस कंटेनर में 1 kg यानी 1 kg सॉल्वेंट H2O रखा गया और उसमें कितने मोल सॉल्यूट ऐड कर दिया गया, 1 मोल। तो 1 kg वाटर में 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल कोई सॉल्यूट में ऐड कर दूं तो इसकी मोलैलिटी कितनी होगी, 1। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी हो जाएगी 1, यानी m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इस तरह के यानी सॉल्वेंट वाटर हो
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि TSB 100.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर H2O 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मीनिंग कि जब ये सोल्यूशन बनेगा मोलालिटी जिसकी 1 हो तो उस कंडीशन पे वाटर सॉल्वेंट के लिए केबी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, केबी का मैग्नीट्यूड, तो यहां से डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी 1 है तो यहां से आ जाएगा केबी इक्वल्स टू 100.52 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस यानी केबी। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है केबी फॉर वाटर। इसको याद रखना अगर किसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हो, वाटर सॉल्वेंट मेंशन किया है जो सॉल्वेंट वाटर है लेकिन केबी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो ये पुट कर लेना, हाँ वो लिख लेना डिग्री सेल्सियस ग्राम पर मोल, डिग्री सेल्सियस ग्राम पर मोल या केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और उससे वो आया है, वो कांस्टेंट है वैल्यू, वाटर सॉल्वेंट के लिए फिक्स है उतना रहेगा 0.52। हो गया सबका? चलो एक इस पर एक दो क्वेश्चन देखो तो। चलो लिखो, लिखो द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, the elevation in boiling point of a solution boiling point of a solution is elevation in boiling point of solution of 13.44 gram 13.44 gram of CuCl2 CuCl2, ठीक है, क्यूप्रस, ये क्यूप्रस क्लोराइड है। इसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है 134.4 ग्राम, ठीक है। और केबी का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल इन 1 kg of water would be
इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी व्हाट? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में 0.16, सेकेंड ऑप्शन 0.05, थर्ड ऑप्शन है 0.1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.2। चलो ठीक है, क्या हुआ? The elevation in boiling point of solution of 13.44 ग्राम ऑफ cuprous chloride CuCl2, जिसका मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है, Kb का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट भी मेंशन किया हुआ है, Kb दिया हुआ है, और क्या निकाल लेना है यहां पे, क्या निकाल लेना है? मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी यहां पे निकाल लेना है। नहीं नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना। मोलैलिटी तो हम लोग निकाल ही लेंगे, वो तो निकालना पड़ेगा ही मोलैलिटी। तो ये लगा लो यहां से, देखो यहां डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या? Kb इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी तो निकालना ही है क्योंकि मास दिया हुआ है, लेकिन फाइनली हमें क्या निकालना है? ये पूरे डेल्टा टीबी निकालना। Kb दिया हुआ है और ये इनडायरेक्टली दिया हुआ, इसको निकालना है मोलैलिटी, ठीक है। क्या रिलेशन आ जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू Kb का मैग्नीट्यूड 0.52 इनटू, ये अभी मैं बताया था 1000 अपॉन m डैश इंटू बी, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, m डैश दिया हुआ है और b दिया हुआ है इनडायरेक्टली शायद, हाँ ये भी दिया हुआ, b भी दिया हुआ। चलो पुट करो, निकालो, ये डेल्टा टी भी निकाल लेना, कितना से इंक्रीज कर रहा है वही निकालना। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0.52 और ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 13.44 ग्राम, तो 13.4 ग्राम लिख सकता हूं सिंपल, ये 1000 और एम डैश मोलर मास भी दिया हुआ है कितना? 100 यानी कि 34 यानी कि 134, ठीक है, और बी 1 kg, ठीक है। तो ये 1 kg ऑलरेडी ये पूरे दिया हुआ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ग्राम में था तो हम 1000 लिखे, 1 kg दिया हुआ, तो यानी ये 1000 अगर मैं लिखता हूं तो 1000 बाई 1000, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब इसको कैलकुलेट करो, कौन सा? बी। ऐसे तो यहां आ जाएगा 0.1, ठीक है, तो 0.52 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.052, ठीक है। ये तो आना चाहिए ये, लेकिन यहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आगे अभी इसी में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, CuCl2, CuCl2 क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो आयोनाइज हो सके सॉल्यूशन में, तो ये आयोनाइज होगा तो Cu2 प्लस और 2Cl माइनस ब्रेक करेगा, तो कितने मोल से आ रहा है? 1 मोल है ना, ये 1 मोल है, और कितने मोल? 1 मोल से कितने मोल में कन्वर्ट हो रहा? 3 मोल, 2 मोल Cl माइनस 1 मोल, तो वांट ऑफ फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम लोग, तो जो भी है इसमें चाहे इसमें तो आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। तो कौन सा? ये नंबर आ जाएगा ना,
ठीक है, क्या हुआ? अरे यहाँ के बी डेल्टा टी बी कितना आया? डेल्टा टी बी आ गया पॉइंट, कितना आया था? 0.05, ठीक है। 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 3 दूनी 6 या 5 या 15, ठीक है। ये यानी 0.16 पहला आएगा। क्या हुआ? अरे वो अभी पढ़े नहीं हो ना, पढ़ोगे तब पता चला। अभी यहाँ पे ये समझो कि वांटो फैक्टर, ये इलेक्ट्रोलाइट है तो वांटो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये लिख लो। अभी यही रिलेशन पढ़े हो ना, ये वाला, ये हम लोग देखे अभी तक। और उसमें भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी डेल्टा पी अपन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये देखे थे। तो जितने भी अभी हम पढ़ा रहे हैं रिलेटिव यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सब में अभी ये रिलेशन आते जाएगा, सब में जो है आई फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन आएगा। लेकिन अभी हम लोग वांटो फैक्टर पढ़ेंगे तो अभी है आना चाहिए था तुम्हारे अनुसार यही, यानी 0.52 आना चाहिए ना, ये वाला आंसर आना चाहिए था ये। लेकिन ये सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, यानी आयोनाइज होने वाला सॉल्यूट है, इसीलिए ये चेंज होगा। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव आगे हम लोग पढ़ेंगे, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो डिफरेंस पता चलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। इसमें आएगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आएगा। तो बस अभी यहाँ पे ये मान कर चलो जिसमें क्या आ जाएगा, आई फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आई फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो होगा। अब यही अगर देखो यहाँ पे अगर ये सॉल्यूट ना दे करके यूरिया दिया रहता ना, ये सॉल्यूट ना दे करके यूरिया दिया रहता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम्हारा यही आता, ठीक है। क्योंकि यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ग्लूकोज दिया रहता तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ग्लूकोज पानी में घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन आयोनाइज नहीं होता है। यूरिया पानी में घुल जाता है लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वहीं सॉल्ट ले लो NaCl, ये क्या होगा? घुलेगा भी और डिजॉल्व यानी कि होगा, और ये आयोनाइज भी होगा, यानी ये Na+ और Cl- में टूटता है। चार्ज जो है डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि इसके चार्ज सेपरेट हो जाता है यहाँ पे अलग अलग, प्लस और माइनस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ोगे तो क्लियर होगा। अभी ये जो अभी मैं निकाला हूँ रूल, वो मानकर चलो आइए है कि यहाँ पे आई फैक्टर आने की वजह से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आगे लिखो इक्वेशन। क्या हुआ? चलो लिखो आगे। लिखो लिखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to 178.2 ग्राम ऑफ H2O। 178 ग्राम यानी 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, फुल स्टॉप के बाद लिखना। The vapor pressure of water for this
aqueous solution, the vapor pressure of water for this aqueous solution, at 100 degrees Celsius, is, ये दिया हुआ है 759 759 टॉर, बी में दिया हुआ है 7.60 टॉर, सी ऑप्शन दिया हुआ है 76.00 टॉर और डी ऑप्शन दिया हुआ है 752.40 टॉर। ठीक है, चलो तो ये पिछले क्वेश्चन थ्योरी पे बेस्ड है, आरएलवीपी पे। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज है तो आई फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो कैलकुलेट करो। ग्लूकोज का मास दिया हुआ 18 ग्राम और वाटर का 78 ग्राम में डिजल्व किया जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस पूछ रहा हूं, कितना होगा? यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है वाटर सॉल्वेंट के लिए। तो क्या लिखोगे? यहां से देखो, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? एन बाई एन प्लस कैपिटल एन। अब एन और कैपिटल एन दोनों निकालो, दिया हुआ है। तुम्हें क्या निकालना है इसमें, पता चल रहा है? क्या कौन सा इसमें टर्म फाइंड आउट करनी है? सबसे पहले तो स्मॉल एन कैलकुलेट करो और कैपिटल एन दोनों कैलकुलेट करो, कितना कितना आ रहा। सॉल्यूट का मोल कितना आ रहा है? सॉल्यूट इसमें है क्या? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? यानी 180 ग्राम होगा मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे दिया हुआ है 18 ग्राम। गिवन मास कितना दिया हुआ है? 18। अब भाई 180 तो कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। चलो अब यहाँ पे सॉल्वेंट दिया है 178, सॉल्वेंट का मास 178.2, तो इसको 18 से डिवाइड करो, कितना मोल आ रहा है? कितना? 10.10 आ रहा है। हाँ, कितना मोल आ रहा है? टेन कहां से आएगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, कितना आया? 9 पॉइंट कितना? 3, ओनली 3। चलो ठीक है, जो भी है, तो 9.3 दोनों का मोल आ गया। अब क्या करना है तुम्हें? पी नॉट, यहां देखो कैलकुलेट क्या करनी है इसमें। पी नॉट दिया हुआ है 9.9, चलो ठीक है 9.9 लिख लो। तो इसको राउंड अप करके 10 कर सकते हो, 9.9 है ना,
इसको राउंड ऑफ करके जो है 10 कर सकते हो, ठीक है, अप्रोक्स में। अब चलो यहां देखो, पी नॉट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, बताओ। पी नॉट कितना दिया हुआ है, मुझे निकालना क्या है, पीएस यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब पी नॉट दिया हुआ है, अब कितना होगा पी नॉट। अब देखो यहां पे जितने भी आंसर दिया वो किसमें, टॉर में दिया हुआ है। और अभी मैं बताया था इसमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जब दिया हुआ है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटीएम के इक्वल। अब 1 एटीएम में कितना टॉर होता है, कितना, 760 टॉर होता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है किसका, पीएस निकालना है। तो इसका तो मुझे मिल गया पी नॉट का, इनडायरेक्टली इसका मिल गया 760 टॉर। अब मुझे निकालना है ये इसका कितना होगा, तो पुट कर लो, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 760 माइनस पी एस इक्वल्स टू 760 इंटू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 0.1 ऐड करो तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो क्या लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेशन लगा करके 10 रख लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 760 माइनस पी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 76, यानी फाइनली आ जाएगा 7.6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो पी एस इसको माइनस कर लो उधर, क्या हुआ, ये एक पॉइंट से ये हट गया, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर गया, 7.6। तो पी एस इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी पी एस इक्वल्स टू 760 या माइनस 7.6, निकाल लो कितना आ रहा। तो ये शायद इसके अप्रोक्स आ जाएगा, ये 759 के समथिंग आ जाएगा, देखो आ रहा है। तो यहां देखो क्या हुआ, क्या ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है कि आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है कि डी आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ तो ठीक है, डी आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन से आ रहा है ये। हाँ देख लेते हैं, आना भी चाहिए। 28, हाँ ठीक है, डी आएगा, कैलकुलेशन से जो आए मतलब आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ग्लूकोज सॉलिड था। अभी मैं बताया था ग्लूकोज क्या होता है, घुल जाता है लेकिन टूटता नहीं, आयोनाइज नहीं होता। लेकिन अगर यहीं दूसरा सॉलिड रहता ना तो फिर वो चेंज हो जाता, उसमें आई फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन आ जाता। तो आई फैक्टर का हम लोग थ्योरी आगे पढ़ेंगे, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, और कैसे आएगा आई फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन वो भी हम लोग देखेंगे। क्या टाइम है ना, कितना, चलो आगे लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हुआ, दस मिनट समय, चलो जितना होगा कर लेंगे हम लोग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम लोग डीएफपी शॉर्ट में बोलेंगे। चलो लिखो,
टेम्परेचर, इसमें पहला पॉइंट लिखो फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आएगा इसमें फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट डू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? क्या 0 डिग्री? सबका 0 डिग्री होगा? 0 डिग्री सिर्फ वाटर का होगा ना, सबका तो होगा नहीं, सबका अलग अलग होगा। तो चलो लिखो इसमें टेम्परेचर एट विच the liquid and solid coexist. Temperature at which the liquid and solid coexist is called freezing point. Is called freezing point. ठीक है, यानी सिंपल है कि जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस अपने दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करे, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जैसे 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 डिग्री अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए होता है, तो 0 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ाओगे तो लिक्विड में आना चालू कर देगा, थोड़ा सा और डाउन करोगे तो हार्ड सॉलिड बनते जाएगा। यानी वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कॉमन टेम्परेचर ही फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। यानी एक ही सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर, जो उस सब्सटेंस के लिए दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करता है, और ऐसे टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लेना, व्हेन ए सॉल्यूट when a solute dissolve in when a solute dissolve in a solvent then its freezing point decreases, that is the freezing point of solution, is less than the freezing point of pure solvent. That is the freezing point of solution is less than the freezing point of pure solvent. हो गया? यानी यहाँ भी मैं 2 कंटेनर लिया, सपोज कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये प्योर वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए मैं क्या कंसिडर कर लिया? T0F। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के लिए T0B लिखे थे, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए मैं क्या लिख लिया? T0F प्योर के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? TSB, सॉरी बी नहीं, TSF। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से अगर वाटर का देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट इसमें वाटर लिया जाए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर सॉल्वेंट के केस में अगर सॉलिड कोई ऐड किया जाए तो सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? प्योर सॉल्वेंट से तो लेस है। इसका मीनिंग कि 0 से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा ना। इसका मीनिंग कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा?
निगेटिव, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि TFS इज इक्वल्स टू क्या, निगेटिव। यानी कोई भी यहाँ सॉल्यूशन होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट निगेटिव होगा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा TF निकालूं, जिस तरह से वहाँ डेल्टा TB निकाले थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा TF, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। जब भी निकालते हैं तो हायर माइनस लोअर निकालते हैं ना डिफरेंस, तो सॉल्वेंट का क्या है, प्योर सॉल्वेंट का हायर है सॉल्यूशन से, तो डिफरेंस मैं निकालूं क्या मिलेगा, T0F माइनस TSF, एंड दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये हायर होता है इसका, तो लिख लेना, difference of freezing point of pure solvent and freezing point of solution, difference of freezing point of pure solvent and freezing point of solution is known as depression in freezing point, ठीक है। तो इसका डिफरेंस को हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, और यहाँ भी डेल्टा TF यानी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ DFP यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ भी रॉल्स लॉ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिखो। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हो गया, तो यहां से जब प्रोपोर्शनल साइन अगर मैं हटाऊं तो कोई कांस्टेंट आएगा फिर यहां भी, और यहाँ पे KF आएगा और इनटू मोलेलिटी, फिर मोलेलिटी वहीं रहेगा, A इंटू 1000 अपॉन B इंटू M डैश, ठीक है। तो KF को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन कांस्टेंट, वहां पे एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे थे, यहाँ पे डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या इसी को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका स्पेशल नेम है क्रायोस्कोपिक
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम रहेगा जो केवी में आया था, वहाँ भी मोलालिटी था डेल्टा टीवी और यहाँ पे डेल्टा टीएफ। तो के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपन क्या एम, यानी यूनिट ऑफ के एफ इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ के वी, दैट इज क्या हो जाएगा, केल्विन के जी पर मोल, या बोल सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस ग्राम पर मोल। ठीक है, क्या हो बता रहा हूँ, हाँ इसका भी कांस्टेंट वैल्यू आएगा केएफ का। वैल्यू ऑफ केएफ फॉर वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो फॉर मोलल सॉल्यूशन मोललिटी कितनी हो जाएगी 1, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन यह हो जाता है निगेटिव ऑफ 1.86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, के एफ इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपन एम, तो मोललिटी 1 है, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 1.86 कितना आएगा, तो प्लस आ जाएगा 1.86 बाई 1, यानी वाटर के लिए केएफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये याद रखना 1.86, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या टाइम हो गया, चलो तो कल हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना।